मेरे हाथ में है और मैं उस तहरीक का हिस्सा हूं जो एक खुददार, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर ये कहना चाहता हूं कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं उस तहरीक का हिस्सा हूं जो एक खुददार, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर आजाद पाकिस्तान देखना चाहती है। इंशाअल्लाह मैं कल और उनसे मुलाकात करूंगा। कैद तन्हाई में एक महीना गुजरा और सोचने का और चीजों का जायजा लेने का वसी वक्त है। जब आप कैद तन्हाई में होते हैं तो वक्त ही होता है आपके पास। मेरा जो तजिया है सियासी सूरत हाल पर, मैं चेयरमैन उनसे रहनुमाई भी हासिल करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूं जिसने इस कैद तन्हाई में मुझे हिम्मत से, हौसले से वक्त गुजारने का मुझे अल्लाह ने हौसला दिया। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत हैं। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे चल रही हैं और ये यही चलनी है। इस हफ्ते के अंदर कुछ डिसीजन होने हैं, मामलात वहीं सेटल होने हैं या कुछ नीचे की तरफ जा रहे हैं या मामलात तेज़ी की तरफ चल रहे हैं। तफसीलात मैं कुछ जानता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा। अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम है और आइंदा भी अहम होगी और इस बात में मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं बता दूँ आपको, इस सारे सिनेरियो के अंदर अदालतों का रोल बहुत ही अहम है और अभी अदालतें अपना रोल प्ले कर रही हैं। कुछ लोगों को एतराज़ है इस हवाले से। एतराज़ नहीं होना चाहिए, मैं बता दूँ आपको। एतराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए, इससे फ़ायदा कुछ नहीं है और अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी रहेगी। नहीं समझेंगे तो फिर मसाइल रहेंगे। आज इंक्वायरी कमीशन का जो लास्ट ऑर्डर है, जो जिसके ज़रिए जजेस के बारे में तफसीली है, वो लास्ट ऑर्डर जो है वो बैकग्राउंड पे आपके सामने चल रहा है। वो मैं उसकी तफसीलात आप तक बता चुका हूँ। मेरे पास कॉपी आज चूँकि शेयर हुई है तो इसलिए बैकग्राउंड पे आपको आज जो हियरिंग हुई थी बड़ी ज़बरदस्त बात है और बड़े रिमार्क्स बड़े कमाल हैं। और हालांकि ये कि कुछ हक़ाइक़ समझिएगा, इस जुडिशल कमीशन की बड़ी साजिश है। इस जुडिशल कमीशन के सामने मौजूदा हुकूमत की बदनीति नहीं, मैं फ्रॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इस हवाले से, और अदालतों को नीचे दिखाने की कोशिश है। और अभी तक फैसला नहीं आया लेकिन उस पर फासला महफूज कर लिया बेंच को। इसी बेंच को सुनना चाहिए। पहले तो बात है बायस का ये है नहीं, और ये जो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, जो यानी इसकी आईनी हैसियत के हवाले से बात हो रही है। इसमें बाकी चीज़ें नहीं हो रही हैं जो हम समझ बैठे हैं कि बाकी चीज़ों का मामला है। ये आईनी हैसियत, उसकी आईनी हैसियत है क्या, आज पहले मैं बता दूं फिर मैं अपना नुक्ता नज़र आपके सामने बयान करता हूं। चीफ जस्टिस आईनी ऑफिसर जिसके अपने इख्तियारात हैं। क्या हुकूमत ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके पता किया कि ऑडियो रिकॉर्ड कहां से और कैसे हो रही है और ये कौन कर रहा है। चीफ जस्टिस का ये इससे पहले मैंने आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आपके सामने मैंने रखा था, वो आपको क्लैरिटी के बताने के हवाले से मैंने, और चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस और जिसको अपने इख्तियारात है, अगर चीफ जस्टिस मौजूद ना हो तो फिर काम चीफ जस्टिस का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ ये दरखास्तों के 5 रुकनी बेंच है, जिस बेंच में आपको पता है जस्टिस चीफ जस्टिस साहब है, जस्टिस जाजुल हसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर है, जस्टिस अजहर हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद है। और अटॉर्नी जनरल से मुखातब होकर कहा था कि आपकी दरखास्त में एक कमी है, और वो मैंने आपको बता दिया कि वो आईनी दफ्तर के आईनी ऑफिस है जिसके अपने इख्तियारात हैं। और ना वो आपको मैं बता चुका हूँ काम चीफ जस्टिस होता है। आप अदालती फैसले के हवाले पढ़ने से पहले कानून को समझे। राजा ने कहा मैं पहले बेंच की तश्कील पर दिलाया। जिसने सवाल किया कि आप इस पॉइंट पर जा रहे हैं कि हम में से 3 जजेस मुतनाज़ हैं, अगर इस पर जाते हैं तो बताना होगा कि इस बुनियाद पर फ़र्ज़ कर लिया कि तीनों का मफाद कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप दूसरे से ज़्यादा अहम इशू पर फोकस करें। दूसरा और अहम इशू अदलिया की आज़ादी का है। क्या हुकूमत अपने मसाइल इस्तेमाल करके पता किया कि ऑडियो रिकॉर्ड कहाँ से और कैसे हो रही है और कौन है ये कर रहा है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल से अहम सवालात हैं। अटॉर्नी जनरल ने ऑडियो कमीशन के TORs पढ़कर सुना दी और कहा कि ऑडियो लीक्स में चीफ जस्टिस की खुशजामन से मुताल्लिक है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा
आपका इस वक्त केस ये है कि ऑडियो बादूनगर में दुरुस्त है, वाकई में मामले पर अभी सिर्फ कमीशन बनाया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हकायक जानने के लिए तो कमीशन बनाया, माजिए कि क्या वफाक को इल्म नहीं कि ऑडियो मुसद्दका या नहीं। सीनियर काबीना मेंबर ने तो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। क्या ये दुरुस्त नहीं कि वज़ीर दाखिला उन ऑडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऑडियो चलाकर भी दिखाई गई है। जस्टिस मुनीर ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन के टीओआर्स के बारे में पहले बताए, हुकूमत का ये केस है कि ऑडियो ओरिजिनल है। क्या हुकूमत ऑडियो की तस्दीक और दुरुस्त होने का मौक़िफ़ अपना रही है? 1996 में मैं पहले भी बात आप तक कर चुका हूं। बेनज़ीर की हुकूमत खत्म हुई थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट समेत सीनियर जजेस की कॉल रिकॉर्डिंग का इल्जाम, जिसने सवाल किया कि काबीना अरकान ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजेस के खिलाफ बातें नहीं की। जैसे ने कहा क्या मालूम है कि सोशल मीडिया बहुत आगे जो चुका है, इसके मनफी पहलू हैं भी हैं। ऐसे नहीं होता कि जज पर कोई एतराज उठाए और जज बेंच से अलहदा हो जाए। कोई भी हैकर से कहा कि जज के खिलाफ झूठी खबरें लगवा ले, ये होता है। सवाल किया कि यह एतराज सिर्फ जुडिशल कार्रवाई है बनता है, यह इंतजामी अमूर के अंजाम नहीं पर नहीं। आपने मेरे अलावा 2 और जज पर भी एतराज़ किया। आप जानते हैं कि बारी बारी सब पर एतराज़ किया जाए। इस मौके पर वकील शोएब शहीन ने दलाइल देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल जिस फैसले का हवाला थे वो तो अखिल आए, अगर किसी जज पर एतराज़ भी हो तो उस पर केस सुनने से ममानियत नहीं है। हुकूमत इंतखाबात में तमाम मुकदमा मुद्दई है और खुद ही बेंच तश्कील चाहती है। हुकूमत ने कमीशन के टीओआर में तो शामिल ही नहीं किया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले की तहकीकात की जाए। और वकील ने यह भी कहा कि हुकूमत इंतजाम में तौसीक़ की जाए, हुक्म तो बरकरार है और दरखास्तों पर फैसला जो है ना ये महफूज अदालत ने कर लिया है। अब जो बड़ा अहम सवाल है जो आपके सामने मैं रखने लगा हूँ, और वो ज़रूरी है कि आप ज़रा वो समझ सकें उस बात को। वो समझना इसलिए ज़रूरी है, अपने ना जी जो अदालतें तश्कील दी हैं अपना फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, वो इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ात हैं, वो एतराज़ात दायर किए हैं, वो बैकग्राउंड पे वो एतराज़ात भी चल रहे हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात उठाए हैं, 7 एतराज़ात उठाए हैं जी। अवामी मफाद का कोई नुकता नहीं उठाया। अदालत 184 की उस दरख्वास्त की समाअत पर मुतमईन नहीं। ये सैयद रफ़ाकत शाह को बताया इमरान अहमद खान न्याजी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और ये अब जो उस पर नाम रखा है डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रायल ऑफ सिविलियन अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट एज अनकॉन्वॉइड एंड नो लीगल इफेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए जुडिशल कमीशन फॉर प्रोब ऑन इंटू 9 ऑफ 10 मई 2023 से 9 और 10 मई का जो वाक़यात हैं उस पर जुडिशल कमीशन भी बनाया जाए। और ये अब सबसे पहला है कि पॉइंट आउट नहीं कहा कि कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है जो फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है वो नहीं, और 184(3) में कैसे आ गए, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन अदालत के आगे को सेटिस्फाई नहीं किया, और प्रॉपरली नोटिस जो देना था वो सर्विस वो कानून के मुताबिक उस तरह नहीं किया गया, और दूसरे अवेलेबल फोरम के ऊपर नहीं किया। इनसे मुराद यह कि पहले आप हाई कोर्टों में जाएं, हाई कोर्टों में इस मामले को उठाएं, और सर्टिफिकेट जो दिया है वो अपना वो कानून के मुताबिक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा प्लीड किए गए हैं और ये इम्प्लीड नहीं कर सकते आर्टिकल 248। ये मैं नुकते से एग्री नहीं करता, चलें बहरहाल। और मिसकंसीविंग, मल्टीफेरियस प्रेयर जो है ना इस सारे मामले में लगाई गई हैं। ये अदालत के सामने जो है ना 9 और 10 मई के कमीशन के हवाले से मामला है। शुरू में आपने प्रोग्राम के आपने वो जो है ना शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू सुन लिया। अब उस इंटरव्यू में क्या मसाइल हैं वो आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैं आज भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, कल मैं इमरान खान से मिलूँगा, यानी आज के दिन, यानी आज सॉरी मुराद है आज इमरान खान से कल जो कई बात की है तो आज वो मिलेंगे और वो जो सूरत हाल है वो कौम के सामने रखेंगे। अब बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सकेगी, और क्या इमरान खान को उससे पहले ट्राई करके कुछ सज़ा दे दी जाएगी और इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा जाएगा, ये वो है मामले हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 9-10 मई के मामले आर्मी कोर्ट में अगर ये मामला चलना है तो उसका मकसद यही है कि इमरान को सियासत से दूर रखना है, और सियासत से अगर दूर रखना है तो उसके लिए क्या अदालतें, मैंने आपको बताया ये सारे मामले में अदालतों ही का मामला आएगा कि अदालतें कितनी अहम हैं और अदालतों ने क्या किरदार अदा करना है, ये वो सोचना होगा। और इस पर अब अदालत किस हद तक जाती है वो ये बात है। शुरू में जैसे मैंने बताया शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी क्या कहना चाहता है, शाह महमूद कुरैशी के माइंड में क्या चीज़ है वो आपने, यानी शाह महमूद कुरैशी अब क्या चाहते हैं, वो लोगों के सवाल तो बहुत से ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आगे चलना है तो किस तरह चलना है, ये फैसला जो है बैठकर ये आ जाएगा आपके सामने। और पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन शायद नहीं किया जा सकता, बैन करना ज़रा मुश्किल काम है। और मैंने आपको वजह भी बताई थी आर्टिकल 17 के तहत तरीक़ाकार क्या होगा। आर्टिकल 17 के तहत
पहले वफाकी हुकूमत डिक्लेयर करेगी कि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम कर रही है, वरना तो एंटी टेररिस्ट कोड में अगर ट्रायल चलेगा तो वहां पहले कोई डेक्लेरेशन, वहां पर कुछ सजा होगी, ऐसा प्रोसेस चलेगा तो उसके बाद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा सकते हैं। तो ये अब यहाँ, और आपको पता है किंग्स पार्टी तो नाकाम हो चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब लग रहा है आगे बढ़ रही है और आसिफ अली जरदारी बहुत तेजी से चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। और अब आखिर में वो फराह शहजादी ऐसे ही जब कुछ नहीं मिला, डेढ़ साल के अंदर कुछ नहीं मिला, हवाई बातें सारी, एवरीथिंग इज डिक्लेयर है फराह शहजादी और आसन जमील गुजर साहब के हवाले से जो चीज़ें हैं ना वो सारी गलत है। जो मैं बारी बारी बताता हूँ, 8 जून को तलब किया है जिसमें अभी तक दायरा इख्तियार ही तय नहीं कर सकी। तय करना चाहिए दायरा इख्तियार पहले नैब को अपना। FIA भी इसमें आ चुकी हुई है, एंटी करप्शन लहदा घूम रही है और बहुत से वेरी यानी इनकम टैक्स अपनी एक दुकान समझाया बैठा हुआ है जी, 115 अकाउंट कोई भी नहीं है, ये सारे के सारे अकाउंट डिक्लेयर हैं, कोई एक अकाउंट नहीं है जो छुपाया उन्होंने, 4 फॉरेन अकाउंट, ये सारे के सारे अकाउंट डिक्लेयर हैं जी। और वो भैया हाउसिंग सोसाइटी चलाते हैं, करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन है, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, अरबों रुपए, मामूली बात है, 4 अरब रुपया ट्रांजेक्शन होना कोई जुर्म है? तो बस जवाब देना वो शहबाज शरीफ और उनके अकाउंट में जो अरबों रुपए थे तब तो आपने कुछ किया नहीं है, वहां तो पकड़ के आपने सारा कुछ बंद कर दिया। और यहां क्या करना चाहते हैं ना जी। और 57 करोड़ के सासाजात जाहिर किए हुए हैं, 10 कंपनियों का पता भी लगाया, माली लेन देन के लिए इस्तेमाल होती रही है जी। वो गरीब सी बात है जी, 800 मिलियन ट्रांजेक्शन का इतराफ। और भाई पैसे यानी क्या मना है कि आप कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते? किसने रोका है आपको? एमनेस्टी स्कीम बहुत पहले ली है और कानून में गुंजाइश में, और इस एमनेस्टी स्कीम को आप पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है ना आप बिल्कुल नहीं खोल सकते। और इसको चैलेंज किया जाएगा। आप ये मामला भी क्या मजाक बनाया हुआ है, वो बाकी मैं उन कहानियों में नहीं चाहता, गाड़ियां कितनी हैं, क्या कुछ है, वो सारी बातें फ्रिवलेस है, इधर से उधर की बातें करते रहे, आपको रोक सकता है। तो ये वाला भी जो तीर है ना, उसमें मैंने काफ़ी, मैं दुबई में जब था तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, मैं लंदन में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली हुई है। मैंने ऑलरेडी नैब की जुडिशरी को चैलेंज किया हुआ हाई कोर्ट के अंदर, FIA के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया। अब ये क्या मजाक बनाया हुआ है? एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब अपना अगर करना है तो तरीका कार वाज़ेह दिया, बताए ना कौन से प्रोविजन के तहत। आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है, नैब के पास इख्तियार कहाँ से आ गया इस सारे मामले का देखने का। चलें बहरहाल, इजाज़त चाहता हूँ, कोई केस नहीं है फराह शहजादी, और ये जोड़ने की कोशिश की जाती है खातून अव्वल के साथ, कोई कंसर्न नहीं है दूर दूर तक। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।